नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा रंध्रावकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो सेशन रहेगा इसके अंदर हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मृदा रंध्रावकाश से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक से दो तीन लगभग 3 प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम मृदा रंग के बारे में, यानी कि जो सोइल का जो कलर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो सोइल का जो कलर होता है वो किसने दिया था, किस आधार पर निकाला जाता है, उसके लिए जो आधार माना जाता है वो उसके अंदर जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारकों की रेंज क्या क्या होती है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम मृदा का जो रंग होता है या कलर जो होता है उसको किस प्रकार से हम बता सकते हैं वो हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल सीधे सीधे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले हमने मृदा रंध्रावकाश के जो थ्योरी का जो पार्ट था वो देखा था, जिसके अंदर हमने मृदा रंध्रावकाश की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर एक जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को देखा था हमने। और उस फॉर्मूले के अंदर जो 2 टर्म आए थे हमारे, एक तो आया था हमारे स्थूल घनत्व और एक आया था कण घनत्व। स्थूल घनत्व को हम बल्क डेंसिटी के नाम से जानते हैं और कण घनत्व को हम पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इन दोनों की हमने डेफिनेशन देखी थी और साथ ही साथ में इन दोनों के हमने यूनिट भी देखी थी कि इनकी इकाई को हम, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आती है उसको हम किसके अंदर मेजरमेंट करते हैं या किसके अंदर उसको रखते हैं, तो वो हमने देखा था। और इसके अलावा हमने इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से थे, तो वो 4 कारकों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इतना सब पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा मृदा रंध्रावकाश से रिलेटेड जो टॉपिक है वो रहेगा मृदा रंध्रावकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाला है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, तो उसके प्रश्न अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा मृदा रंध्रावकाश से संबंधित किसी भी मृदा से, तो उसके अंदर आपको 2 वैल्यू दी जाएगी और उस दो वैल्यू जो दी जाएगी उस दोनों वैल्यू को आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और उसको कैलकुलेशन करके उसका जो सही आंसर होगा, एक्यूरेट जो आंसर होगा वो हमें निकालना होगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले प्रश्नों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है इसके अंदर, जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं हम, पहला जो प्रश्न दे रखा है वो कौन सी सोइल का दे रखा, तो वो हमें दे रखा है सिल्ट का। किसका दे रखा है, जो हमारी सिल्ट जो सोइल होती है उसका दे रखा है, जिसके अंदर इसमें जो मान दे रखा है सिल्ट का वो दे रखा है। इस सिल्ट जो सोइल है इसका स्थूल घनत्व तो दे रखा है, इसके अंदर स्थूल घनत्व दे रखा है 1.4। कितना दे रखा है, 1.4। और इसका जो कण घनत्व दे रखा है, इसका जो कण घनत्व दे रखा है, कण घनत्व दे रखा है इसके अंदर 2.8। हम केवल सिंगल डिजिट में ही लेंगे। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पर डबल डिजिट में भी दे दे, यहाँ पर हो सकता है 1.4 1 दे दे या फिर हो सकता है 2.8 4 दे दे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। जैसा एग्जामिनर देगा उसी का अकॉर्डिंग हमको इसको सोल्व करना है। और हम इसमें क्या ले रहे हैं, स्थूल घनत्व ले रहे हैं 1.4 और कण घनत्व ले रहे हैं हम 2.8 ले रहे हैं। ठीक है ना। ये कण घनत्व ले रहे हैं, इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, मिलीग्राम प्रति घन मीटर और मिलीग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है ना। आप यूनिट हमेशा सेम रखिएगा। एग्जामिनर हो सकता है यूनिट अगर आपको अलग अलग दे दे तो हमें यूनिट सेम रखनी है। ठीक है ना। दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी है। अगर हम यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम मीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ठीक है ना। तो यूनिट हमेशा हमको सेम रखनी है। उसके बाद में हमें और क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें याद रखना है जो भी इसका जो आंसर आएगा वो हमें किस फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो जो सूत्र है वो सूत्र हमें याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मृदा रंध्रावकाश निकालने का सूत्र मैंने आपको पहले बताया था। सूत्र होता है 100 माइनस, यहाँ पर आता है बल्क डेंसिटी और इसके यहाँ पर नीचे आता है अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू क्या आता है 100 आता है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, जिसमें बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी को हम स्थूल घनत्व के नाम से जानते हैं और पीडी क्या होता है तो जिसको पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा बीडी होता है यानी कि बल्क डेंसिटी होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है शुष्क मृदा के इकाई आयतन के भार को हम क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी के नाम से जानते हैं। पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो मृदा के इकाई आयतन के भार को हम क्या कहते हैं, मृदा के प्रति इकाई आयतन के भार को हम पार्टिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 100 किया या इंटू यानी कि 100 कर देते हैं। कोई भी चीज़ हम प्रतिशत में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, उसको हम 100 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये मान रखते हैं और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी मान आएगा वो हमारे क्या आ जाएगा, हमारे जो सिल्ट जो मृदा जो होती है, सिल्ट जो सोइल होती है उसके अंदर रंध्रावकाश प्रतिशत हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है ना।
तो बात करें इस सूत्र में हम मान रखें यहाँ पर, तो 100 तो है ही है यहाँ पर, 100 माइनस 1.4 BD हो जाएगा अपॉन PD हो जाएगा हमारे 2.8 और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो जो दशमलव वाला जो पॉइंट वाला है या दशमलव जो है वो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल किस प्रकार से होता है, तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करके यहाँ पर अगर हम इंटू में यहाँ पर 0 रखते हैं और इधर भी इंटू में यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो 0 से 0 वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से हमने डायरेक्ट ही इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है, छोटी छोटी बातें होती है मैथ्स के अंदर। आपने जब बचपन में आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी, 10th तक आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें देखी होगी। उसके बाद में हम सॉल्व करें इसको, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 28 है, 28 को हम किससे काट देते हैं, 100 से काट देते हैं। तो 28 को यदि हम 100 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, हमारे 3 बार कटेगा। जो 100 है वो हमारे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। यानी कि 28 का अगर आपको पाड़ा आता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या क्या हो जाएगा, 28 घंटा 28 दूनी 56, 28 दिया कितना होता है, 84 होता है। कितना होता है, 28 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होता है, 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। बचे कितना हमारे 16 बच गए। कितने बचे, 16। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर कितने लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा और बचे 16। तो अब हम इसमें सुपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितना हो जाएगा, 160 हो गए। तो 28 इंटू 5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 28 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें केवल सिंगल डिजिट तक ही काउंट करना है। तो यहाँ पर भी हमारा सिंगल डिजिट थी, तो यहाँ पर भी हमको सिंगल डिजिट तक ही काउंट करना है, ठीक है ना। और वो आपके ऊपर डिपेंड है, और उसको आप आगे लेके जाना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको आगे ले जा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में जो वैल्यू बची है वो कौन कौन सी हो जाएगी, 100 तो है ही है, माइनस 14 इंटू 3.5, ठीक है ना, क्योंकि 28 तो यहाँ पे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू बची हुई है हमारे पास में। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 तो है ही है हमारे पास में, माइनस इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 का 7 हासिल का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 14 में 14, 14 दिन 28, 14 थी कितना हो जाएगा, 42, 42 और 7 कितना होते हैं यहाँ पर, 42 और 7 हो जाएंगे ये हमारे 49। कितना हो जाएगा, 49 और एक अंक से पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो अब इसको हम घटा लेते हैं तो ये हमारे कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा हमारा 51% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51% आ जाएगा। यानी कि जो हमारा जो सिल्ट जो सॉइल होगी उसके अंदर 51% क्या होगा, रंध्रावकाश होगा। 51% क्या होगा, रंध्रावकाश होगा। क्या होगा, 51% इसके अंदर रंध्रावकाश होगा। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कोई से भी मर्दा, जरूरी नहीं है कि ये कई मान दे वहाँ पर। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ पर जो बल्क डेंसिटी दे रखा है वो 1.4 की जगह यहाँ पर हो सकता है आपको 1.9 दे दे या फिर 2 दे दे। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कौन सा वैल्यू यहाँ पर दे रखा, ठीक है ना। तो उन्हीं वैल्यू को हमको ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, और पुट करने के बाद में यहाँ पर हमको इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया उसी का अकॉर्डिंग आपको सोल्व करते हुए जाना हो। और जो भी हमारे जो आंसर आएगा वो हो सकता है कुछ पॉइंटों में भी आ जाए, तो वो जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो ऑप्शन का अकॉर्डिंग देख लेना कि उसके आसपास की कौन सी डिजिट आ रही है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एग्जाम के अंदर इस टाइप से कई बार एग्जाम के अंदर सीधे सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक बार और हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई दूसरी सोच लेते हैं और उसके अंदर ये डिजिट हम रख के उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं अगला जो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मूले को मैं यहाँ नहीं मिटा रहा हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो किस सॉइल से रिलेटेड होगा, तो वो हो जाएगा हमारे ऑर्गेनिक सॉइल से। ऑर्गेनिक सॉइल से अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड होगा, ऑर्गेनिक सॉइल किससे रिलेटेड होगा, ऑर्गेनिक सॉइल यानी जो कार्बनिक जो मृदा होती है उससे संबंधित होगा। तो अब हम बात करते हैं कार्बनिक मृदा का जो स्थूल घनत्व और कण घनत्व होता है वो कितना होता था। तो स्थूल घनत्व कितना होता है, जो कार्बनिक मृदा होता है उनका स्थूल घनत्व होता है 0.5 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट हमेशा सेम में लेनी है, हमें अलग अलग नहीं लेनी है। और कण घनत्व की बात करें तो इसका जो कण घनत्व होता है वो होता है 1.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट हमेशा सेम लेनी है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो स्थूल घनत्व कितना होता है याद रखना 0.5, और कण घनत्व कितना होता है 1.5 होता है, ये हमें याद रखना है। तो अब हम इसके अंदर ये जो मान है ये इसके अंदर रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो मान क्या हो जाएगा, 100 तो है ही है हमारे पास में, और माइनस हो जाएगा BD की जगह यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे PD की जगह 1.5 इंटू
कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 100 कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव से तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बच्चे कितना यहाँ पर, अब हम इस 15 से 100 को काट देते हैं, ठीक है ना। तो 15 एकम 15 और ये कितना हो जाएगा 15×75 और 15×6 90 कितना होता है 15×6 90 हो जाएंगे, यानी कि 100 में से 90 गए तो हमारे पास में कितने बचे 10 बचे। वापस से यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और उसके बाद में हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वापस से कितना हो गया 100 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे 15×6 90 फिर से वो का वही कैलकुलेट आएगा, यानी 6.66 इस प्रकार से डिजिट आगे बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो जितना यहाँ पर हमें वैल्यू दी जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें दशमलव के बाद में एक डिजिट दे रखी है तो हम भी यहाँ पर एक डिजिट लेंगे। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद में हमें 2 डिजिट दे रखी है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन हमें कितनी, अगर ईजी लग रही है तो थोड़ा आगे बढ़ा दे, अगर हार्ड लग रही है तो उसको हम थोड़ा यहीं पर स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो 1.6 आ गए हमारे, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 6.6। इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 तो है ही है हमारे पास में, और ये हो जाएगा 5 अंक 30 का सुपर हासिल का 3 और 5 अंक 30 और 3 33, ठीक है ना। तो ये एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो गया ये हमारा 100 माइनस 33 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 33 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे 67% बचेगा, यानी कि जो कार्बनिक मृदा जो होगी, कार्बनिक मृदा के अंदर जिस सोइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति ज़्यादा है, या फिर जो बिल्कुल नई सोइल है जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है या फिर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, उसके अंदर लगभग 67% क्या होगा हमारे रंध्रावकाश होगा। कितना होगा 67% क्या होगा इसके अंदर रंध्रावकाश होगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको चाहे तो 10 क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा जब क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व करोगे और जो डिजिट होगी, यानी कि जो भी वैल्यू होगा ये आप अपने आधार पर रखोगे या किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर से आप ये डिजिट निकाल कर खुद सोल्व प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होगा उसके अंदर जो रंध्रावकाश आएगा वो कितना आएगा 67% इसके अंदर क्या होगा रंध्रावकाश होगा, ये हमें पता होना चाहिए। और जनरली हम सभी जानते हैं जो हमारे जो ऑर्गेनिक जो सॉइल होते हैं, कार्बनिक सॉइल जो होते हैं या फिर ह्यूमस जो होता है उसके अंदर क्या होता है रंध्रावकाश सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसकी वजह का मुख्य कारण क्या होता है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, किसी भी मृदा के अंदर जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे हमारे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया या फिर हमारे फंगस हो गया, इन सभी की जो एक्टिविटी होती है यानी क्रियाशीलता क्या होती है उतनी ज़्यादा होती है, और उतनी ज़्यादा उसके अंदर जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव क्रियाशील रहेंगे उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना ही ज़्यादा उनके अंदर जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होगा, यानी CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा, जो गैसों का जो विनिमय हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा होगा। उसकी वजह से इसमें रंध्रावकाश की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम कि अगर ऑर्गेनिक सॉइल के बाद में हम बात करें तो जो हमारे जो क्ले जो सॉइल होती है, क्ले सॉइल के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनका आकार 0.002 mm से कम होता है। तो ऐसे सॉइल के अंदर जो पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और उनके अंदर भी जो रंध्रावकाश होता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये हमें याद रखना, जो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो एग्जाम हो सकता है इस टाइप से प्रश्न आ सकता है कि किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक हमारे रंध्रावकाश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग अगर हमें कार्बनिक मृदा दे रखा तो कार्बनिक मृदा हमारा राइट जाएगा, अन्यथा हमारे जो क्ले जो सॉइल होती है वो तो हमें राइट जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मृदा रंध्रावकाश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस BD/PD इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे BD क्या है तो बल्क डेंसिटी होता है, और PD क्या होता है तो पार्टिकल डेंसिटी होता है। ये आपने अगर थ्योरी में तो ये सभी चीज़ पढ़ी हुई है, और न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया, और इसी के साथ में हमारे मृदा रंध्रावकाश से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मृदा के जो भौतिक गुण हैं, इसके अंदर हम नंबर 4 जो हमारा गुण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम हो जाएगा सॉइल कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉइल कलर के बारे में हम चर्चा करते हैं, सॉइल कलर के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम इसके अंदर सॉइल कलर के बारे में देखें
तो जो मर्दा का जो रंग होता है वो आप सभी ने जनरली जो मर्दा कई प्रकार की देखी होगी, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के रंग देखे होंगे। जिसके अंदर हम मुख्य रूप से बात करें तो कहीं पे आपने काले रंग की मर्दा देखी होगी, कहीं पे आपने लाल रंग की देखी होगी, कहीं पे आपने लाल भूरे रंग की देखी होगी, कहीं पे आपने लाल पीले रंग की देखी होगी, कहीं पे आपने मुख्य रूप से हम बात करें बिल्कुल ही भूरे रंग की देखी होगी, कहीं पे आपने दलदली प्रकार की मर्दा देखी होगी। तो मर्दा का जो रंग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं को जो मर्दा के जो रंग होते हैं उन्हीं को हम मर्दा के भौतिक गुण के नाम से हम जानते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है ना। तो मर्दा के भौतिक गुण के अंदर जो नंबर 4 जो हमारा गुण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मर्दा रंग। कौन सा हो जाएगा? मर्दा रंग, या इसी को हम कहते हैं सॉइल कलर, ठीक है ना। सॉइल कलर के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं मर्दा के जो रंग होते हैं वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और किस चार्ट के अंदर इसको हम रखते हैं। यानी कि अगर हमें मर्दा रंग की पहचान करनी है तो हमारे पास में एक चार्ट होता है, एक स्केल, जैसे pH स्केल होती है, जिसके अंदर उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर लिखे हुए होते हैं कि 7 pH आएगी तो वो उदासीन मर्दा होगा। किसी का हमें निकालना है तो जैसे जैसे उसका pH मान पर वैल्यू आती जाती है वो उसका आधार पर हम डिनोट कर लेते हैं कि ये इस प्रकार की सॉइल होगी, या जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है या जो उत्पाद है उसका pH मान ये होता है। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती हैं उनके अंदर किस प्रकार का रंग है उनकी पहचान करने के लिए और उनको एक नाम देने के लिए एक चार्ट का उपयोग किया जाता है, और उसी चार्ट को कहा जाता है मर्दा रंग चार्ट। क्या नाम दिया जाता है? उसी को मर्दा रंग चार्ट नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं मर्दा रंग के बारे में। तो ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया चार्ट, ये जो चार्ट सबसे पहले जो विकसित किया था ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था मुनसेल मुनसेल एक वैज्ञानिक हुए थे। इनके द्वारा ये चार्ट विकसित किया गया था और इन्हीं के नाम के आधार पर इस चार्ट को मुनसेल मर्दा रंग चार्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको किस नाम से जाना जाता है? मुनसेल रंग चार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि मर्दा रंग जो बताया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? मुनसेल वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। और जो रंग जो होता है मर्दा का जो रंग होता है वो किस चार्ट पर बताया जाता है? तो मुनसेल रंग चार्ट के पर बताया जाता है। ये हमें 2 बातें पता होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट जो होता है मुनसेल रंग जो चार्ट जो होता है, इस चार्ट के अंदर कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं। यानी कि जो मर्दा जो होती हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मर्दाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं। तो उस जो ये मुनसेल रंग चार्ट है, इस चार्ट के अंदर कितने प्रकार के रंगों के बारे में बताया गया है, यानी कि कितने प्रकार के रंगों के आधार पर मर्दाएं होती हैं उनको बताया गया है। तो ये बताया गया है 175 प्रकार के, 175 प्रकार के इसके अंदर रंग बताए गए हैं। यानी कि मुनसेल रंग चार्ट के आधार पर जो मर्दा जो होती है वो 175 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 175 प्रकार की होती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो रंग के चार्ट के आधार पर कितने रंग बताए गए हैं? 175 रंग बताए गए। जितने ज़्यादा रंग होंगे उतने ज़्यादा हमारे सॉइल होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये अभी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो मर्दा रंग जो होता है इसको निकालते हैं कैसे, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो जब कभी भी हमें मर्दा रंग के बारे में ज्ञात करना है कि ये जो भी मर्दा दे रखी है हमें वो किस प्रकार की है, तो उसके लिए हमें 3 परिवर्तनीय कारक की आवश्यकता होती है। 3 परिवर्तनीय कारक की आवश्यकता होती है। कितने कारक की आवश्यकता होती है? 3 परिवर्तनीय कारक की आवश्यकता होती है। अब वो कारक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो मर्दा रंग जो निकाला जाता है वो रंग निकालने के लिए हमें कितने कारकों की आवश्यकता होती है? 3 कारक की आवश्यकता होती है। और वो 3 कारक कौन से होते हैं? 3 परिवर्तनीय कारक होते हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? तो उनके नाम हो जाएंगे, एक का तो हो जाएगा ह्यू, फर्स्ट क्या हो जाएगा? ह्यू। दूसरा हो जाएगा वैल्यू, या इसी को हम कह सकते हैं मान या वैल्यू। और तीसरा हो जाएगा क्रोमा। तीसरा क्या हो जाएगा? क्रोमा, ठीक है ना। ये 3 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्यू होता है, ये इंग्लिश टर्म याद रखना, हिंदी मत याद रखना।
ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। अब हम देखते हैं जो 3 परिवर्तनीय कारक होते हैं इस चार्ट के अंदर, जो मुंसेल रंग चार्ट होता है, इस चार्ट के अंदर ये 3 प्रकार के कारक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मर्दा का रंग होता है उसका एक विशेष नाम देने के लिए ये तीनों कारक का उपयोग किया जाता है। अब इन तीनों कारक के अंदर इनका क्या क्या काम होता है, यानी कि जो ह्यू होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और क्रोमा जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस चार्ट के अंदर हमने ये जो चार्ट होता है, इस चार्ट को हम किसी भी मर्दा के समीप लेकर गए और समीप पास में ले जाने के बाद में हम जैसे उसको मैच करते हैं तो उसके अंदर हम इन तीनों कारकों को देखते हैं, और इन तीनों कारकों के अंदर हम किस चीज को देखकर हम मर्दा का रंग का बता पाते हैं कि ये जो होगी ये लाल रंग की मर्दा होगी, ये हमारे भूरे रंग की मर्दा होगी, ये हमारे काले रंग की मर्दा होगी। तो इन तीनों का मुख्य मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो ह्यू होता है ये किसी भी मर्दा का जो होता है, कोई भी जो मर्दा होती है उसके अंदर ये जो ह्यू जो होता है, ह्यू जो कारक होता है ये किसको बताता है? तो रंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रंग को दर्शाता है। यानी कि कोई भी मर्दा होगी उसके अंदर हम ये चार्ट लेके जाएंगे और चार्ट जैसे उसके पास में ले जाकर देखते हैं तो ये चार्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के जो रंग होंगे उसके आधार पर हम बता पाते हैं कि ये जो रंग है वो लाल रंग का है, पीले रंग का है। तो उस आधार पर हम उस मर्दा की पहचान करते हैं, ठीक है ना, और उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू क्या बताता है? किसी भी मर्दा की चमक को बताता है। क्या बताता है? चमक को बताता है। यानी कि उसके अंदर ब्राइटनेस कितनी चमक है उसके, यानी कि जैसे हम बात करें काले रंग की मर्दा की बात करें तो काले रंग की जो मर्दा होती है वो कितना दूर से हमें पहचान में आ जाती है। जैसे लाल रंग की मर्दा की बात करें, जो लाल रंग की जो मर्दा होती है वो हमें दूर से पहचान में आ जाती है कि ये लाल रंग की मर्दा है। तो उसके अंदर चमक कितनी है वो कौन बताने का काम करता है? तो वो हमें वैल्यू, यानी कि जो मान, जो परिवर्तनीय कारक होता है वो हमें चमक के बारे में बताता है किसी मर्दा का। उसके बाद में आता है क्रोमा। क्रोमा बताता है शुद्धता को। किसको बताता है? शुद्धता को बताता है, यानी कि प्योरिटी को बताता है। किसको बताता है? प्योरिटी। यानी कि ये बताता है कि जो भी मर्दा ली है हमने, उस मर्दा के अंदर जो चमक है वो कितनी प्योर है, रंग है जो कितना प्योर है, उसको कौन बताता है? हमें क्रोमा बताता है। कौन बताता है? क्रोमा बताता है। तो ये 3 परिवर्तनीय कारक होते हैं किसके अंदर? मुंसेल रंग चार्ट के अंदर, जो ये तीनों बताते हैं कि जो मर्दा है वो किस रंग की है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो ये ह्यू, चमक और जो हमारा क्रोमा जो होता है इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि इनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है, ताकि उसके आधार पर हम कोई भी नंबर मिलता है हम उस नंबर के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे किस प्रकार की मर्दा होती है। तो बात करें हमारे मुख्य रूप से ह्यू की बात करें तो इसकी जो रेंज जो होती है, यानी कि इसकी जो सीमा होती है, वो इसका जो सीमा जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 10 तक इसकी रेंज होती है। यानी कि 0 से लेकर 10 तक के जो अंक होते हैं उनके बीच में हो सकता है, जैसे मान लें हम 2 पर आ गया तो 2 पर हमें पता चल गया कि दो अंक कहीं पे चार्ट के अंदर 2 अंक लिखे होंगे और उस 2 अंक के आगे लिखा होगा कि ये 2 नंबर अंक हैं, इसके आगे लाल रंग की मर्दा होगी, या 2.5 लिखा हुआ तो उसके आगे लिखा होगा ये लाल पीले रंग की मर्दा होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चार्ट के अंदर रंग रेंज होती है, उसके आधार पर इसके मर्दा के जो रंग होता है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बात करते हैं हम जो चमक जो होती है या फिर जो वैल्यू जो होती है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी होती है 0 से लेकर 10 तक होती है। और उसके बाद में बात करें क्रोमा की बात करें तो क्रोमा की जो होती है वो लेकर 0 से लेकर 8 तक इसकी रेंज होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 8 तक रेंज होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो तीनों रेंज इंपॉर्टेंट है। ह्यू की जो रेंज होती है वो 0 से 10 तक होती है, और वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0 से 10 तक होती है, और क्रोमा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 8 तक होती है, ये हमें याद रखना है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पर 2.5 YR 5/6, 2.5 YR 5/6 ये दे रखा है, जिसके अंदर ये जो डिनोट कर रहा है ये किस किस को डिनोट कर रहा है? तो यहाँ पर हम बात करें जो 2.5 है ये तो डिनोट कर रहा है हमारे किसको? रंग को। किसको डिनोट कर रहा है? रंग को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है? एच को डिनोट कर रहा है, यानी कि ह्यू को डिनोट कर रहा है। और ह्यू के अंदर क्या देखा रखा है? यहाँ पर रंग को डिनोट कर रहा है, जिसके अंदर वाई जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? वाई जो है ये हमारे येलो को डिनोट कर रहा है,
येलो यानी कि जो मर्दा जो है वो किस प्रकार के हैं, पीले रंग की है। और एक जो आर है वो डिनोट कर रहा है रेड रंग को, यानी कि जो लाल जो रंग होता है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। किस रंग को डिनोट कर रहा है, लाल रंग को डिनोट कर रहा है। तो यानी कि जो 2.5 के अंदर जो मुनसेल रंग जो चार्ट होता है, इसके अंदर जो 2.5 के अंदर जो हमें सोइल मिलेगी वो किस प्रकार की सोइल होगी, वो मुख्य रूप से हमारे लाल पीले रंग की सोइल होगी। कौन से रंग की होगी, लाल व पीले रंग की मृदा होगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो 5 जो है, ये 5 किसको डिनोट कर रहा है, ये 5 हमारे वैल्यू को डिनोट कर रहा है। वैल्यू किसको डिनोट कर रहा है, वैल्यू को डिनोट कर रहा है। 5 जो है वैल्यू को डिनोट कर रहा है और 6 जो डिनोट कर रहा है ये कर रहा है हमारे क्रोमा को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, क्रोमा को डिनोट कर रहा है। यानी कि इस मुनसेल रंग चार्ट के अंदर 2.5 पर जो 2.5 जो डिजिट है उसके ऊपर जो मृदा होगी वो हमारे लाल पीले रंग की मृदा होगी। और जिसकी जो चमक होगी वो चमक कितना होगी, 5 पर होगी। और जो ये 6 दे रखा है, ये जो इसकी जो 6 ये क्या होगी, इसकी प्योरिटी को दर्शाएगा। यानी कि ये एक हमारे लाल रंग की मृदा होगी जो मुख्य रूप से हमें दूर से ही पहचान में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी प्योरिटी को दर्शा रहा है। यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं अल्टीमेटली 10 में से अगर हम बात करें तो 6% क्या होगा, इसके अंदर प्योरिटी होगी जो क्या बताएगा, लाल रंग के प्योरिटी को दर्शाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में ये मर्दा रंग जो होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, वो हमारे कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मर्दा किस प्रकार की है या उसका जो रंग किस प्रकार का होता है उसको किसके आधार पर निकाला जाता है, तो मुनसेल रंग चार्ट के आधार पर निकाला जाता है। किसने विकसित किया था, तो मुनसेल वैज्ञानिक ने विकसित किया था। और इसके अंदर कितने 175 प्रकार के रंग होते हैं, ठीक है ना। और इन सभी को निकालने के लिए 3 परिवर्तनीय कारक की आवश्यकता होती है, ह्यू, मान और क्रोमा, ठीक है ना। ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। जिसमें ह्यू की बात करें तो ह्यू किसको दर्शाता है, तो ये हमारे किसी भी सोइल का जो कलर होता है उसको दर्शाता है। वैल्यू किसको दर्शाता है, तो ये हमारे उसकी ब्राइटनेस, चमक कितनी उसको दर्शाता है। क्रोमा किसको दर्शाता है, तो उसकी प्योरिटी कितनी उसको दर्शाता है। और इसके रेंज की बात करें तो जो ह्यू होता है उसकी रेंज 0 से 10 तक होती है। वैल्यू जो होती है इसकी रेंज 0 से 10 तक होती है। और जो क्रोमा होता है उसकी वैल्यू जो होती है 0 से 8 तक होती है। इसी का हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है। 2.5 पर बात करें तो 2.5 पर हमारा जो सोइल होगी वो किस प्रकार की होगी, लाल व पीले रंग की होगी। और जिसकी जो चमक होगी वो 5 होगी। और जो इसके जो हमारे प्योरिटी होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। इसी के साथ में जो अगर ये वाली कंडीशन बनती है और इससे कोई मर्दा की पहचान की जाती है तो वो किस प्रकार की मर्दा होगी, वो हमारे मुख्य रूप से लाल रंग की मर्दा होगी। किस रंग की मर्दा होगी, लाल रंग की मर्दा होगी। यानी कि अगर हमें लाल रंग की मर्दा जहाँ कहीं पे भी दिखाई दे उसके अंदर हम कलर की बात करें तो ये तीनों कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा आज के जो 2 टॉपिक थे वो कवर होते हैं। कौन कौन से, एक तो मर्दा रंध्रावकाश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। और साथ ही साथ में मर्दा जो रंग होते हैं वो इसी के साथ में कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में हमारे मर्दा के जो भौतिक गुण होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं कि मर्दा के जो भौतिक गुण होते हैं वो कौन कौन से हमने यहाँ पर चर्चा की। सबसे पहले हमने मर्दा जो कणाकार होते हैं उसके बारे में देखा, उसके बाद में मर्दा संरचना के बारे में देखा, उसके बाद में मर्दा रंध्रावकाश के बारे में देखा हमने, उसके बाद में हमने मर्दा रंग के बारे में देखा। ये 4 मुख्य रूप से हमने मर्दा के जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में चर्चा की। और इसी के साथ में 2 मर्दा के भौतिक गुण और होते हैं। एक तो होता है मर्दा वायु होता है और एक होता है मर्दा जल होता है। इन दोनों मर्दा जल और मर्दा वायु दोनों क्या होते हैं, ये मैंने आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ा दिया है। यूनिट 1 कौन सी थी, तो उसके अंदर यूनिट 1 का नाम था हमारे मुख्य रूप से मर्दा एवं मर्दा की उत्पत्ति एवं मर्दा का सामान्य परिकल्पना। ये हमारे उस यूनिट का नाम था जिसके अंदर मैंने आपको मर्दा अवयव एक टॉपिक पढ़ाया था। उस मर्दा अवयव के अंदर हमने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। खनिज मर्दा इसके अंदर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा खनिज पदार्थ, हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ और जल और वायु। ये चारों मिलकर हमारे एक मुख्य रूप से मर्दा अवयव का निर्माण करते हैं। तो मर्दा अवयव के अंदर मैंने आपको डिटेल्स पढ़ा रखा है कि मर्दा जल क्या होता है, उसकी प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी होती है, उसका वर्गीकरण कौन कौन सा होता है, वो सभी मैंने वहाँ पर आपको डिटेल से बता रखा है। और मर्दा जो जल होता है उसको मापने की कौन कौन सी विधियाँ होती है वो सभी वहाँ पर डिटेल से बता रखा है। और साथ ही साथ में वहाँ पर मैंने मर्दा वायु क्या होता है वो भी वहाँ पर डिटेल से मैंने बता रखा है, तो वो वहाँ से आप देख लेना। इसी के साथ में हमारे मर्दा के जो भौतिक गुण होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कुछ और छोटे छोटे और जो बच जाते हैं, जैसे बात करें मर्दा तापमान क्या होता है, मर्दा की जो प्लास्टिसिटी होती है, सुगठिता होती है वो क्या होती है, मर्दा गाढ़ापन क्या होता है। तो इनसे अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। और अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो इसको हम जब इसका हम प्रश्न का सेशन लेकर आएंगे तब उसके अंदर ये
ये जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए इनको वहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे मर्दा का जो भौतिक गुण होता है वो कंप्लीट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो यूनिट बी है हमारे वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में हम यूनिट सी स्टार्ट करेंगे। यूनिट सी में आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहोगे वो तो उसका यूनिट का नाम हो जाएगा। पहली जो यूनिट सी जो होगी उसके अंदर यूनिट सी को हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हो। अगर जो यूनिट आप पढ़ना चाहते हो उस यूनिट का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी यूनिट को हम कवर करेंगे। तो यूनिट हमारे यूनिट ए की बात करें, यूनिट बी और यूनिट सी और यूनिट डी, ठीक है ना। यूनिट ए हमारे कवर हो चुकी है। मर्दा क्या होती है, मर्दा प्रोफाइल क्या होती है, मर्दा अवयव क्या होता है, चट्टानें क्या होती है, चट्टानों की वेदिंग किस प्रकार से होती है, मर्दा का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हमारे यूनिट ए के अंदर आता है। बी के अंदर हमारा आता है मर्दा के भौतिक गुण कवर हो चुके हैं। सी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे सी का, ये हालांकि सोशल साइंस के अंदर किसी प्रकार की यूनिट नहीं दे रही है, लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने खुद से ये यूनिट का नाम दिया है, ठीक है ना। तो यूनिट सी जो मेरे अकॉर्डिंग है, यूनिट सी वो हो जाएगा खाद व उर्वरक व पोषक तत्व। जो यूनिट सी जो होगी वो होगी हमारी कौन सी, खाद व उर्वरक व पोषक तत्व, ये यूनिट सी होगी। और यूनिट डी की बात करें तो यूनिट डी हो जाएगी हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं। समस्याग्रस्त मृदाएं तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। आप मुझे कल शाम तक बता देना कि आप इन दोनों यूनिट में से कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हो, समस्याग्रस्त मृदाएं पढ़ना चाहते हो या फिर खाद व उर्वरक या पोषक तत्व के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो। बात करें खाद व उर्वरक की तो इनको लगभग, अगर इन दोनों यूनिट की बात करें तो इनको लगभग पढ़ने के लिए हमें लगभग 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे, तब जाकर ये दोनों यूनिट हमारे कवर होगी। तो हम पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ में हम इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में भी हम चर्चा करते चलेंगे, ठीक है ना। खाद व उर्वरक क्या होता है ये सभी आप जनरली जानते हो। समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करें तो आप सभी ने समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में केवल 3 मृदाओं के बारे में सुना होगा। एक तो आपने सुना होगा अम्लीय मृदाएं, एक सुना होगा आपने क्षारीय मृदाएं या फिर एसिडिक सोइल, एल्कलाइन सोइल, और एक हो जाएगा हमारे सेलाइन सोइल, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, सेलाइन सोइल। ये तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा और 12th बुक में भी ये तीनों प्रकार की मृदाओं के बारे में दे रखा है। और एक होती है हमारे जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती हैं वो एक होती है वाटर लॉगिंग सोइल होती है, वो भी हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं होती है। और एक होती है हमारे दलदली सोइल, जो दलदली मृदा होती है वो भी हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं होती है। और एक होती है हमारे मृदा शरण, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि मृदा जो शरण होता है ये भी हमारे किस प्रकार के अंदर आ जाती है, समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर आ जाती है। तो हम इन 6 के जो हमारे जो मृदाएं होती है समस्याग्रस्त, इन सभी मृदाओं को एक ही यूनिट के अंदर पढ़ेंगे और उस यूनिट का नाम हो जाएगा हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, समस्याग्रस्त मृदाएं हो जाएगी। तो हम आपने इन सभी के बारे में पढ़ा होगा तो अलग अलग सेपरेट पढ़ा होगा, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को एक ही साथ में मर्ज करके एक यूनिट का नाम दे दिया उसको समस्याग्रस्त मृदाएं। और इन सभी समस्याग्रस्त मृदाओं को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि जो एसिडिक सोइल होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के अंदर और राजस्थान के अंदर जो एसिडिक सोइल होती है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि यूनिट सी और यूनिट डी के अंदर आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे को कल शाम तक। और उसके बाद में हम जो आप यूनिट का नाम बताओगे उसी यूनिट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।